देखिए, भाषा जो हमने कल टॉपिक पढ़ा, तो इसमें एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सूक्ष्म इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई कौन सी है, ये या पूर्णतः बड़ी इकाई कौन सी है। तो उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की सूक्ष्म इकाई, ये क्वेश्चन आप पूर्णतः ध्यान दीजिएगा। भाषा की सूक्ष्म इकाई, भाषा की सूक्ष्म इकाई पूछ लिया जाता है, छोटी इकाई पूछ लिया जा सकता है। तो भाषा की सूक्ष्म इकाई जो है वह ध्वनि है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी आपको पूर्णतया ध्यान में रखना है कि भाषा की सूक्ष्म इकाई ध्वनि है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए भाषा के लिखित रूप की सूक्ष्म इकाई, भाषा के लिखित रूप की सूक्ष्म इकाई क्या है, तो ध्यान दीजिएगा वहां ध्वनि नहीं है, वहां कौन सी सूक्ष्म इकाई है, वर्ण है। दोबारा देखें, भाषा की सूक्ष्म इकाई ध्वनि है, लेकिन भाषा के लिखित रूप की सूक्ष्म इकाई क्या है, वर्ण है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्म इकाई है शब्द, यानी शब्द के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि यह शब्द किस भाषा का है। और अगर पूछा जाए पूर्णतः इकाई कौन सी है भाषा की, भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की पूर्णतः इकाई जो है वाक्य है। अतः हम यूं भी कह सकते हैं भाषा की सूक्ष्म इकाई ध्वनि है और भाषा की बड़ी इकाई वाक्य है। एक बार दोबारा चले, भाषा की सूक्ष्म इकाई ध्वनि है और भाषा के लिखित रूप की सूक्ष्म इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्म इकाई शब्द है, क्योंकि बिना शब्द के आप भाषा के अर्थ को नहीं जान सकते। मान लीजिए यहाँ मैं अगर शुरुआत में, प्रारंभ में आते मैं यहाँ इंग्लिश लिखूँ, तो आप यूँ समझोगे कि सामने वाला टीचर जो है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश विषय का है। आपने किससे जाना है, केवल शब्द से जाना है, अर्थात अर्थ से हम इससे जाना है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्म इकाई क्या है, शब्द है। लेकिन अगर पूछा जाए बड़ी इकाई कौन सी है, पूर्णतः इकाई कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा वाक्य है, क्योंकि हम जब भी कोई भाषा बोलते हैं तो वह जो स्वरूप होता है वह वाक्य का ही होता है, अर्थात वह पूर्ण वाक्य रूप में ही रहता है। हिंदी शब्द है, इसके बारे में हम जानते हैं। हिंदी शब्द आया कहाँ से, तो ध्यान रखिए, हिंदी शब्द जो है वह फारसी भाषा से आया है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है, फारसी भाषा से आया है। और इसकी जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है, तो ध्यान दीजिए, इसकी उत्पत्ति है वह सिंधु जो नदी है वहाँ से हुई है। सिंधु नदी शब्द से हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम की तरफ जो ईरानी थे वे व्यापार के निमित्त आते थे, तो यहाँ जो नदी है वह सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के किनारे जो लोग जो थे उनकी जो मौखिक व्यवसाय था जो वह खेती था। तो यहाँ जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग आते थे ईरानी, तो उनकी ये समस्या थी, उनकी जो फारसी भाषा में जो उनको समस्या थी वे सै को है बोलते थे और जो ध था उसको द बोलते थे। अतः वह सिंधु नदी न कह करके इसको वे हिंदू नदी कहते थे। इसको वे कौन सी नदी कहते थे, हिंदू नदी कहते थे। और इसके किनारे जो लोग रहते थे, इस सिंधु नदी के किनारे लोग जो रहते थे, उनको वे हिंद कहने लगे। उनको वे क्या कहने लगे, हिंद कहने लगे। हिंद का अर्थ होता है हिंद का निवासी, अर्थात जो इस नदी के किनारे जो लोग थे उनका जो नाम पड़ा वे हिंद कहलाने लगे। वे सभी जो लोग इस नदी के किनारे रहते थे, और इस हिंद में ई प्रत्यय जोड़ने से इनकी जो भाषा बनी वह कौन सी बनी, हिंदी भाषा बनी। अर्थात जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनकी जो भाषा बनी वह हिंदी भाषा बनी। और हम कह सकते हैं हिंदी का जो उत्पत्ति काल है वह 1050 माना गया है। हिंदी का जो उत्पत्ति काल माना गया है वह कितना माना गया है, 1050 ईस्वी के इर्द गिर्द माना गया है।
अब बात आती है, क्वेश्चन इसमें आ जाता है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो ध्यान दीजिए, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से किस नदी से संबंधित है, या यूँ कह सकते हैं कौन सी नदी से हिंदी भाषा का संबंध है, तो वह सिंधु नदी है। ध्यान दीजिएगा। और इसका बहुत बार ये उत्पत्ति काल पूछा जाता है, तो 1050 माना गया है। अब बात आती है कि हिंदी जो है वह प्राकृत व पाली भाषाओं का अपभ्रंश रूप है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी जो शब्द है वह प्राकृत व पाली भाषा का अपभ्रंश रूप है। हिंदी जो भाषा है वह विश्व की 3000 भाषाओं में से तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है, अर्थात विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? हिंदी है। आप जानते होंगे कि जितनी भी भाषाएं होती हैं वे मौखिक रूप में होती हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको वर्णित रूप देते हैं तो वह उसका लिखित रूप कहलाता है। तो कोई भी भाषा है उसकी जो लिखने की जो शैली है, लिखने की विधि है, यह भाषा जो हमें ध्वनि संकेतों के माध्यम से सुनाई पड़ती है, जब हम उसको वर्णित रूप देते हैं, लिखित रूप देते हैं, तो वह उसका भी कोई ना कोई माध्यम होता है। तो हिंदी भाषा को लिखने की जो विधि है, शैली है, वह लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा की लिपि कहलाती है, लेकिन हिंदी की जो लिपि है वह कौन सी मानी गई है? देवनागरी लिपि मानी गई है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भाषा है वह श्रव्य है। भाषा है श्रव्य अर्थात सुनाई पड़ती है, लेकिन जो लिपि है वह श्रव्य नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, लिपि जो है वह दृश्य है, अर्थात दिखाई पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, लिपि हमेशा दृश्य रूप में रहती है और जो भाषा है वह श्रव्य रूप में रहती है। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि जो है वह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो शिलालेख हैं या भारत में प्रचलित जो प्राचीन सिक्के हैं, उनसे हमें 2 लिपियों का बोध होता है। 2 लिपियाँ हमें मिलती हैं जो कि प्राचीन हैं, जिनमें से एक लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि और दूसरी लिपि का नाम है खरोष्टी लिपि। ये 2 लिपियाँ हमें मिलती हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि है इसी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव माना गया है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का उद्भव माना गया है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है कि देवनागरी जो लिपि है, यहाँ देवनागरी शब्द जो है हमें कब प्राप्त हुआ या हमें किस वर्ष या किस शिलालेख में मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात के एक नरेश थे जयभट्ट, (700 से लेकर 800 शताब्दी ईस्वी में इनके एक शिलालेख से देवनागरी शब्द जो है वह हमें मिलता है। दोबारा देखें, लिपि किसी भाषा को लिखने की विधि है वह लिपि कहलाती है, अतः हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। अब जो देवनागरी जो लिपि है वह कहाँ से मिली है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी लिपि से बनी है। हमारे यहाँ 2 लिपियाँ सबसे पहले थी जिनमें सिक्के और शिलालेख मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, जिसमें से ब्राह्मी लिपि से हमें देवनागरी लिपि या देवनागरी शब्द मिला, जो कि गुजरात के एक नरेश थे जयभट्ट, जो 700 या 800 ईस्वी के बीच में उनके शिलालेख से हमें देवनागरी शब्द मिलता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखें कि जो भाषा है वह श्रव्य है और जो लिपि है वह दृश्य है, ये बात ध्यान रखें। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हिंदी जो कि एक भाषा है, और भाषा जो है जब लिपिबद्ध होते हैं तो वहाँ हमें उनके शब्द पता होने चाहिए। तो हिंदी भाषी जो शब्द हैं या हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द, ध्यान दीजिए, हिंदी के जितने भी शब्द हैं वे तद्भव माने गए हैं। हिंदी के शब्द क्या माने गए हैं? तद्भव माने गए हैं।
लेकिन हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जो प्रचलित होते हैं हिंदी भाषा के अंदर, तो उनमें तत्सम भी हो सकते हैं, देशज भी हो सकते हैं, विदेशज भी हो सकते हैं। ये हमारा आज का विषय है। आगे हम कल इसके विषय में जानेंगे कि ये ब्राह्मी लिपि है, इसका उद्भव, उसके बाद में हम कल जानेंगे कि हिंदी का जो उद्भव है वह किस